हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। आज हम इस वीडियो में आगरा घराना डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है और यूजीसी नेट तो ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें आपको एक छोटी सी छोटी बात का भी पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड क्या बात हो रही है। तो आगरा घराना जो है ना, आज हम उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने हैं, क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो मेरा, और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्या में क्विज़ फॉर्मेट में क्वेश्चन करवाए जाएंगे यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, 3 महीने का कोर्स है जो 500 रुपीज़ में आप परचेस कर सकते हो। और बाकी ये टॉप 20 के लिए है 500 रुपीज़। जो टॉप 20 पहले परचेस कर रहे हैं उनके लिए 500 है, बाद में इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से करना चाहते हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और इस ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। देखो, आगरा घराना भव्य वास्तुकला के शहर के रूप में जाना जाता है, आप सभी को पता है ना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत राजा अकबर के संरक्षण के अंतर्गत फला फूला है, यानी कि अकबर के सुजान खां जो थे ना, उन्हीं से इस आगरा घराने का आरंभ माना जाता है। घराना शब्द जो है वो हिंदी शब्द घर से बना है। ठीक है, और पाश्चात्य स्कूल में तो हम क्या बोलते हैं, घराना को स्कूल्स बोला जाता है। ठीक है, और हमारे भारत में इसको घराना भी बोलते हैं। ठीक है, और पारसी शब्द ये अन्ना का से निर्मित माना जाता है। अतः घराना की संकल्पना को गायन की विशिष्ट शैली से समझा जाता है, जहाँ रागों के मूलभूत संकेत चिन्ह एक से होते हैं जो घरानों में एक विशेष शैली के अनुसार गाए जाते हैं। आगरा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। आगरा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। ठीक है, उस्ताद घग्गे खुदा बख्श जो हैं वो ख्याल गायकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनकी गायकी के पुराने अंदाज को रूपांतरित कर ख्याल गायकी के अपने अंदाज की उत्पत्ति की। ग्वालियर घराना जो है वो ख्याल परंपरा का जनक माना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ना कि कौन सा घराना ख्याल परंपरा का जनक माना जाता है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से आप ऑप्शन कर सकते हो कि ग्वालियर घराना जो है वो ख्याल परंपरा का जनक माना जाता है। ठीक है, कि ख्याल को लखनऊ से आयात किया गया है, कि पुराने अंदाज को रूपांतरित अपने अंदाज की उत्पत्ति की। ठीक है, ग्वालियर घराना ख्याल परंपरा का जनक माना जाता है। ऐसा विश्वास होता है कि उन्होंने ख्याल को लखनऊ से आयात किया। ठीक है, नवाब असद उद दौला के शासनकाल में उनके राज दरबार के संगीतकार गुलाम रसूद ने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। गाइस, ये क्वेश्चंस ना मैंने ये क्या नाम है, गूगल से भी सर्च किया इसके बारे में। गूगल पे भी आपको ये मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इसकी वीडियो बना दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। मैंने जहाँ जहाँ से आगरा घराने के बारे में लिखा हुआ उन सब वहाँ से सबसे डिटेल ली है और आपको मैं वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, गुलाम रसूद ने ख्याल गायकी का आविष्कार किया और साथ में उनके पुत्र गुलाम नबी टप्पा गायकी के गुरु माने जाते हैं। गुलाम नबी आपको पता ही है, टप्पा गायकी गुरु का पंजाब के देशज संगीत को सिखाने के लिए पंजाब गए। ठीक है, अब आता है कि आगरा घराना जो है वह घराना है जो ध्रुपद शैली के सैद्धांतिक आधार व ख्याल परंपरा के उचित समन्वय से एक विशेष प्रकार के आकर्षक व प्रतिष्ठित गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके संस्थापक जो अकबर युग के सुजान खां माने जाते हैं। ठीक है, उस्ताद फयाज खां जो है वो आगरा घराने की गायकी के सर्वश्रेष्ठ कलाकार है, यानी फयाज खां जो है आगरा घराने के सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। लेकिन हाजी सुजान खां जो है वो अकबर युग के थे, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाजी सुजान खां का संबंध किससे था, तो आगरा घराने से था। ये कौन से युग के थे, ये अकबर युग के थे। ठीक है, और उस्ताद फयाज खां इसके सर्वश्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमें गुलाम अब्बास भी दिखते हैं, नत्थन खां, विलायत हुसैन खां, पंडित भास्कर बुआ बखले, अता हुसैन व श्री कृष्ण रतनजनकर इत्यादि भी इस घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, आगरा घराने की आवाज़ या स्वर, वजन, जवारी, गुंजन, गोलाई, पैनापन, लचीलापन, खुलापन इत्यादि विशेषताओं से परिपूर्ण है। इस गायकी में क्या है, बोल बनाव, बोल अलाप, बोल उपज, बोल बाँट, बोल तान इत्यादि विविध बोल प्रकारों का कौशलपूर्वक प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें। अब ये दे देंगे लचीलापन किस घराने की विशेषता है, तो ये आगरा घराने की विशेषता है। खुलापन किस घराने की विशेषता, आगरा घराने की विशेषता। अब देखो, अब इसके गायकी में क्या क्या आपको दिखने को मिल रहा है, बोल बनाव, बोल अलाप, बोल उपज, बोल बाँट, बोल तान, यानी बोल बोल से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो यानी ये विशेषता हमें किसकी देखने को मिल रही है, हमें आगरा घराने की देखने को मिल रही है। गाइस, ये आप पूरी वीडियोस देखोगे ना तभी आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि आप बीच में स्किप कर दोगे ना तो ऐसे रट्टा मारने से कोई फ़ायदा भी नहीं है कि आपको क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसमें से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, आप खुद फाइंड कर सकते हो। अगला आता है कि इनके अतिरिक्त गुलाल अब्बास माने जाते हैं, नत्थन खां, विलायत हुसैन खां, पंडित भास्कर बुआ बखले, अता हुसैन। ठीक है, इस गायकी में बोल बना, बोल अलाप, बोल उपज, बोल बाँट, बोल तान। अब बोल बोल की बात हो रही है, यानी आगरा घराने की बात हो रही है। ठीक है, अब ये कई क्वेश्चन दे देंगे कि गुंजन गोलाई किस घराने की विशेषता है, तो एक आगरा घराने की विशेषता है। ठीक है, घरानेदार गायकियों में आगरा घराने की गायकी को महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली स्थान प्राप्त है। ठीक है, यानी घरानेदार गायकियों में जितने भी गायकी घराने हैं उसमें सबसे ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंस जो है ना वो आगरा घराने को दी जाती है, ठीक है। आगरा घराना, ध्रुपद, ख्याल गायकी, उस्ताद फयाज खां हैं इसके, ठीक है। स्वर लय, इस तरीके से इन्होंने फयाज खां ने इस गायकी को, ख्याल गायकी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। लेकिन इसका आरंभ जो है वह अकबर युग के सुजान खान से माना जाता है। और सुजान खान जी जो थे ना, उनको दीपक ज्योति की उपाधि से भी सुशोभित किया गया था, उनको सम्मानित किया गया था दीपक ज्योति की उपाधि से। तो आप इतना याद रखिएगा। अगली बात हम पढ़ते हैं कि यह घराना जो है जिसने ध्रुपद शैली के साधारणतः आधार को ख्याल परंपरा में मान्य देते हुए दोनों के उचित समन्वय से एक विशेष प्रकार की आकर्षक गायकी को प्रतिष्ठित किया, ठीक है। हाजी सुजान खां को जाता है। इस घराने की गायकी का आरंभ किसको माना जाता है? हाजी सुजान खां को जाना जाता है। ये तानसेन जी के समकालीन थे और इनको दीपक ज्योति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हाजी सुजान खां जो थे ध्रुपद धमार गायकी के प्रकांड विद्वान थे। हाजी सुजान खान ध्रुपद गायकी के प्रकांड विद्वान थे। इन्हीं के वंश में क्या हुए थे? श्याम रंग हुए थे और सरस रंग नाम के दो व्यक्ति हुए थे, जो कि नौहार बानी के ध्रुपद के माने विशेषज्ञ थे, है ना। अब ये क्वेश्चन दे देंगे श्याम रंग व सरस रंग कौन से बानी के ध्रुपद के माने जाते हैं? तो ये नौहार बानी के माने जाते हैं। श्याम रंग दे देंगे, सरस रंग दे देंगे कि इनका संबंध किस घराने से? तो आगरा घराने से, ठीक है। इन्हीं में से एक भाई श्याम रंग के सबसे छोटे पुत्र थे ना, घग्गे खुदा बख्श थे। यानी इनका एक भाई था श्याम रंग के सबसे छोटे पुत्र घग्गे खुदा बख्श माने जाते हैं, जो कि आगरा घराने के अन्वेषक माने जाते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि आगरा घराने के प्रथम अन्वेषक कौन माने जाते हैं? तो घग्गे खुदा बख्श माने जाते हैं। लेकिन ख्याल की जब बात करेंगे तो वो उसकी बात करेंगे ना, जब अभी तो इसकी जब बात करें अन्वेषक के रूप में तो घग्गे खुदा बख्श को माना जाता है, ठीक है। और उसका प्रारंभ जिनसे हुआ था वो हाजी सुजान खां से हुआ था, ठीक है। घग्गे खुदा बख्श ने ख्याल गायकी की शिक्षा किससे ली थी? ग्वालियर के नथन पीर बख्श से ली थी, ठीक है। इन्हीं के सानिध्य में रहकर इन्होंने आगरा घराने की गायकी को आगे बढ़ाया था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, घग्गे खुदा बख्श के गुरु किससे, उन्होंने किससे शिक्षा ली है? ग्वालियर के नथन पीर बख्श से ली है। अब एक यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, नथन पीर बख्श का संबंध किस घराने से? ग्वालियर घराने से है। घग्गे खुदा बख्श का संबंध, आपको 4 क्वेश्चन दे देंगे, 4 दे देंगे, मिलान करो। घग्गे खुदा बख्श दे देंगे, नथन पीर बख्श दे देंगे, उस तरीके से आपको फिर मिलान करना पड़ेगा, ठीक है। अगली हम बात करते हैं जहाँ ये एक और ध्रुपद धमार की गंभीरता है, दूसरी ओर ग्वालियर घराने के कुछ तत्व में देखने को मिलते हैं। वो तो देखने को मिलेंगे क्योंकि नथन पीर बख्श जो है वो ग्वालियर घराने के और उन्होंने सिखाया उनको घग्गे खुदा बख्श को। तो जाहिर सी बात है अगर घग्गे खुदा बख्श गाएंगे तो उनकी गायकी में जाहिर सी बात है ग्वालियर घराने की विशेषता देखने को मिलेगी, ठीक है। घग्गे खुदा बख्श द्वारा प्रचलित ख्याल परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य जो उनके 2 पुत्रों ने किया था, गुलाम अब्बास खान और कल्लक खान ने किया था, है ना। ख्याल परंपरा को उनके 2 पुत्रों ने। अब घग्गे खुदा बख्श के 2 पुत्र कौन से थे? गुलाम अब्बास खान और कल्लक खान। कल्लन खां के भी पुत्र थे तस्तुक हुसैन। अब ये तस्तुक हुसैन का क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध किस घराने से है? तो आगरा घराने से है, ठीक है। इस घराने की गायकी में प्रवीण बनाया था इन्होंने। तस्तुक हुसैन थे जो, इन्होंने इस घराने की गायकी में प्रवीण बनाया था इन्हें। गुलाम अब्बास खां की एक पुत्री थी जिसका विवाह रंगीले के घराने के सफदर हुसैन खां से हुआ था। अब गुलाम अब्बास खां, ये एक स्टोरी मतलब आगे आगे बढ़ी जा रही है ना, ठीक है। सफदर हुसैन खां से इनका विवाह हुआ था। उनके पुत्र फयाज खां भी थे। अपनी विलक्षण पत्री आगरा घराने के अति सर्वश्रेष्ठ गायक माने जाते हैं, ठीक है। संगीत का व्यक्तिगत अनुभव भी प्राप्त किया और अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में ही ये महफिलों और संगीत संस्थाओं में गायन प्रस्तुत करते थे, है ना। धीरे धीरे उन्होंने अपनी तालीम और गहन रियाज के बल पर विलक्षण प्रतिभा और अपूर्व बुद्धि और कल्पना से अपने गायन का पोषण किया, उसे सफल बनाया। उनका सुरीला कंठ, उनके गायन का खानदानीपन व रंगीलापन सभी श्रोताओं को अचंभित करता था, है ना। घग्गे खुदा बख्श की बात कर रहे हैं। ख्याल शैली के सबसे अनूठे आभूषणों में से अपने गाने को आभूषित करते थे। राग व्याख्या, रागदारी, लयकारी, स्वरों का भावु लगाव, चीज की बढ़त, राग का विस्तार, ताल और लय का आनंद, शब्दों का भावनापूर्ण कलात्मक उच्चारण, गायकी की प्रतिष्ठा और कलायुक्त गायन का भावनात्मक प्रभाव, इन सब विशेषताओं से अपने गायन को सजाते थे। इन्हीं गायकी से प्रभावित होकर महाराजा मैसूर जो थे उन्होंने मौसीकी की उपाधि दी थी उस्ताद फयाज खां को, है ना। फयाज खां की बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि उन्होंने बहुत ही अनुभव लिया था। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोम तोम का आलाप जो होता है आगरा घराने में, उसका विकास किसने किया था, उसका प्रारंभ किसने किया था? तो उसका प्रारंभ जो था वो इन्होंने ही किया था, फयाज खां ने। और महाराज जो मैसूर जो थे, अभी क्वेश्चन आ सकता है किसके कौन से दरबार में थे फयाज खां? तो मैसूर के दरबार में थे। इन्हीं को मैसूर की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। और घग्गे खुदा बख्श जो हैं वो उसके नथन पीर बख्श जो हैं
गग्गे खुदा बख्श हैं उसके अन्वेषक माने जाते हैं। और जबकि उन्होंने नींव जो रखी थी एक तरह से, मतलब शुरुआत ख्याल गायकी का प्रारंभ जो किया था वो हाजी सुजान खान ने किया था। उनको दीपक ज्योति की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन जो ख्याल गायकी के जन्मदाता माने जाते हैं वो फयाज खां माने जाते हैं, ठीक है। और नत्थन पीर बख्श, और इस घराने में हमें ग्वालियर घराने की विशेषताएं भी देखने को मिलती है, वो तो देखने को मिलेंगी क्योंकि आप सभी को पता है नत्थन पीर बख्श जी जो थे वो ग्वालियर घराने से थे, है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें याद रखिए। अगला पढ़ते हैं हम कि आनंद शब्दों का भावपूर्ण कलात्मक उच्चारण, गायकी की प्रतिष्ठा, कलायुक्त गायन का भावनात्मक प्रवाह, इन सब विशेषताओं से वे अपने गायन को सजाते थे। किसकी बात हो रही है ये हम उनकी बात कर रहे हैं, फयाज खां की, ठीक है। अब महाराजा मैसूर ने उन्हें आफ्ताबी मौसीकी की उपाधि दी थी। अब ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि आफ्ताबी मौसीकी की उपाधि उन्हें किस महाराज ने दी थी। ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें देंगे तो आप याद रखना मैसूर से दी थी, ठीक है। उस्ताद फयाज खां की गायकी से विशेष प्रभावित थे, यानी मैसूर दरबार के जो गायक वो थे महाराज थे वो उनकी गायकी से काफ़ी प्रभावित थे। उस्ताद फयाज खां ने प्रेम पिया, अब ये क्वेश्चन आ सकता है प्रेम पिया उपनाम से किसको जाना जाता है। अगर आपको इनकी क्वेश्चंस की डिटेल्स चाहिए ना तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम इनकी प्रिपरेशन करा रहे हैं जिससे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस उसकी थोड़ी सी फ़ी पे करनी पड़ेगी आपको। उस्ताद फयाज खां ने प्रेम पिया उपनाम से अनेकों ख्याल, ठुमरी, होरी आदि की रचना की, ठीक है। प्रेम पिया देखने को मिलेगा आपको, फयाज खां का उपनाम जो था प्रेम पिया नाम से था। और ये क्वेश्चन आ सकता है झंझन पायल बाजे, ये किस राग में, तो नट बिहाग में है। फयाज खां के शागिर्द बनने के लिए आतुर थे, ठीक है। स्वैगल सर्वोत्तम रिकॉर्ड माना जाता है इनका, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे, नट बिहाग की बंदिश झंझन पायल बाजे किसकी है, ये फयाज खां की है, ठीक है। और इनके सैगल उस्ताद फयाज खां के शागिर्द बनने के लिए आतुर हो गए थे, है ना। और बाद में सैगल ने अपना सर्वोत्तम रिकॉर्ड झूलना झुलाली उमारी अमवा के डोर पर कोयलिया बोले उस्ताद फयाज खां को भेंट कर दिया। किसने किया था, ये सैगल जी थे उन्होंने, ठीक है। ये उनके स्टूडेंट भी बनने को तैयार हो गए थे फयाज खां के। उन्होंने फयाज खां का देहांत जो हुआ था 5 नवंबर 1950 को हुआ था, ठीक है। संगीत जगत में उनका बहुत नाम माना जाता है। अब ये आता है कि फयाज खां के अतिरिक्त आगरा घराने हमने एक और अन्य प्रतिष्ठित कहा थे नत्थन का, ये भी गुलाम अब्बास के शिष्य थे। इन्होंने भी आगरा घराने की परंपरा को खूब निभाया था। इन्होंने आगरा घराने की गायकी की औपचारिक तकनीकी व्याख्या की। फयाज खां ने इस गायकी के बहुपक्षीय व्यक्तित्व को प्रकाशित किया और नत्थन खां ने अपने घराने की गायकी का प्रमाणित शब्दानुवाद किया। फयाज खां ने गायकी की कलात्मक व्याख्या की थी, ठीक है। फयाज खां ने गायकी की कलात्मक व्याख्या की थी। ये दोनों ही इस घराने के सबसे प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित गायक थे। इस घराने की शिष्य परंपरा में नत्थन खां के परम शिष्य भास्कर राव बखले उस स्तर के गायक थे। अब ये भास्कर राव बखले का संबंध किस घराने से है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस तरीके से। उस्ताद नत्थन खां के पुत्र उस्ताद विलायत हुसैन खां भी अच्छे गायक माने जाते, जिसे ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धमार शैलियों में भी अधिकार था, ठीक है। नत्थन खां के पुत्र कौन थे, उस्ताद विलायत खां। नत्थन खां के परम शिष्य प्रभाकर राव उच्च स्तर के गायक थे, ठीक है। उस्ताद नत्थन खां के पुत्र उस्ताद विलायत हुसैन खां भी अच्छे गायक थे, जिन्हें ध्रुपद धमार दोनों में प्रवीणता हासिल की थी। पंडित भास्कर राव बखले की गणना आधुनिक युग के प्रमुख ख्यालों में होती है, ठीक है। इन्होंने संगीत के प्रचार और शिक्षण हेतु पूना में भारत गायन समाज की स्थापना करी थी। पंडित भास्कर राव, है ना, इन्होंने संगीत के प्रचार और शिक्षण हेतु पूना में भारत गायन समाज खोला था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है भारत गायन समाज किसने खोला था, तो पंडित भास्कर राव बखले ने खोला था। कहाँ खोला था, पूना में खोला था। और पंडित भास्कर राव के शिष्य जो थे सर्वे मास्टर कृष्ण राव थे, बाल गंधर्व थे, गोविंद राज टेम्बे प्रमुख थे। है ना कि जो फेमस ज़्यादा थे ना उन्हीं के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हर किसी के क्वेश्चन नहीं आते, आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका घराने का आरंभ किन्होंने किया था, उन्होंने, है ना। फयाज खां के बारे में जितनी बातें आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए उसके लिए। उस्ताद फयाज खां के शिष्यों में श्री कृष्ण नारायण रतनजनकर, अता हुसैन, सुशील कुमार, चेबे वल्लभ दास, रजनीकांत देसाई और सोनन सिंह इत्यादि के नाम उल्लेखनीय। अभी इनके फयाज खां के स्टूडेंट्स कौन कौन से थे, कृष्ण रतनजनकर, ये क्वेश्चन आ जाता है। कृष्ण नारायण रतनजन के गुरु कौन थे, तो उस्ताद फयाज खां थे। अता हुसैन के गुरु कौन थे, फयाज खां थे। सुशील कुमार चौबे के गुरु कौन थे, फयाज खां थे। इस तरीके से क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि आगरा घराने की ख्याल गायकी के सबलों अत्यंत शुद्ध और श्रेष्ठ कलात्मक लिए हुए हैं। राग की शुद्धता की दृष्टि से यह प्रथम श्रेणी की गायकी है, ठीक है। आगरा घराने की मूल परंपरा में ध्रुपद धमार होने के कारण ख्याल गायकी में आवाज़ का लगाव इसी प्रकार बन गया और वह इस शैली का एक अंग बन गया, ठीक है। राग की बंदिशें राग स्वरूप तथा ताल की दृष्टि से अत्यंत व्यवस्थित होती है। स्वर और ताल का अभूतपूर्व सामंजस्य गायकी में दृष्टिगोचर होता है। ताल और स्वर का अभूतपूर्ण सामंजस्य, रचना के शब्दों का स्पष्ट और भाविक उच्चारण भी इस घराने की विशेषता है। इनकी गायकी में भावनात्मक और रसात्मक प्रदर्शन है, भावात्मक परिपक्वता भी होती है, ठीक है। आगरा घराने की मूल विशेषता ध्रुपद धमार होने के कारण ख्याल गायकी में आवाज़ का वैसा है। इस घराने में चैड़ी बुलंद आवाज़, ठीक है, स्वरों का लगाव खड़ा और खुला होता है। स्वरों के उच्चारण में कण नहीं होते। याद रखिए, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इस घराने में
स्वरों के उच्चारण में कर्ण नहीं होते तो आगरा घराने में। आवाज़ में एक विशेष बल दिखाई देता है। और ख्याल का गायन का आरंभ जो होता है वो नोम तोम से करना आगरा घराने की विशेषता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोम तोम से बन गया। ठाकुर जयदेव सिंह जो थे उनका मत था कि नोम तोम का लाभ लेने का प्रचार पूर्व में नहीं था। उस्ताद फयाज खान ने इसको आरंभ किया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया नोम तोम का आलाप की किसने किया था, तो उस्ताद फयाज खान ने किया था। इस नोम तोम ने राग का पूर्ण स्वरूप तथा विभिन्न लयों का स्पष्ट प्रदर्शन श्रोता के समक्ष किया जाता था। नोम तोम का आलाप बड़े कलात्मक ढंग से लिया जाता था। इसमें बीन वादन की झलक हमें स्पष्ट देखने को दिखाई देती है। बीन वादन की झलक याद रखना, किस घराने में बीन वादन की झलक दिखाई जाती है, तो इस घराने में। आलाप के पश्चात स्थायी और अंतरा गाया जाता है। ठीक है, इस घराने में श्रृंगार रस प्रधान चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा, इस घराने में श्रृंगार रस प्रधान चीज़ें होती हैं। इस घराने के कलाकारों के अनेक उपनाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फयाज खां का प्रेम पिया, उस्ताद विलायत हुसैन खां का प्राण पिया, ठीक है, सरस पिया आदि नाम अनेक सुंदर बंदिशों की रचना की है। आगरा घराने की विशेषताओं पर आधारित है, आज भी अपने शुद्ध रूप में प्रचलित है। आगरा घराने की गायकी जो लय ताल प्रधान गायकी मानी जाती है। अब किस घराने की गायकी लय ताल प्रधान मानी जाती है, तो आगरा घराने की मानी जाती है। इस गायकी में विभिन्न लयकारियाँ दिखाते हुए बोल बनाव, मैंने बताया था आपको, बोल बोल के जहाँ वर्ड्स दिख रहे हैं मतलब वो आगरा घराने की विशेषता है। इस गायकी में लय प्रधान गायकी के होने के कारण इस गायकी में विविध प्रकार की ताने भी देखने को मिलते हैं, जैसे बराबरी की तान, झूले की तान, तो इस तरीके से है ना। चैनदार गायकी का आता है कि चैनदार गायकी किस घराने की, तो किराना घराने की मानी जाती है। सबकी गायकी का अलग अलग अंदाज है। ठीक है, और ये आप ये क्वेश्चन याद रखिए, प्राण पिया जो आप देख रहे हो, प्राण पिया का उस्ताद विलायत हुसैन खां का उपनाम क्या था, तो प्राण पिया था। और प्रेम पिया फयाज खां को तो आप जानते ही होंगे कि फयाज खां का क्वेश्चन तो आता ही रहता है। प्रेम पिया था। सरस प्रिया था कल्लन खां का। ठीक है, सरस प्रिया जो था उनका कल्लन खां का नाम था। अब ये क्वेश्चन भी बन जाता है, कल्लन खां का संबंध किस घराने से था, आगरा घराने से था, जो पूर्ण रूप से आगरा घराने की विशेषता पर आधारित है, आज भी अपने शुद्ध रूप में प्रचलित है। इस घराने के कलाकारों ने अनेक उपनाम हमें देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस भी मैं दूंगी। मैंने सोचा पहले थ्योरी डिस्कस की जाए, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर है तो एक एक चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने सोचा आज ये थ्योरी की मैं पूरा आगरा घराने की वीडियो बना दूँ। पूरा आगरा घराना मैंने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है। अगली चीज़ें हम पढ़ते हैं कि इसमें बोल बना बोल तान है ना, बोल बात की ये वाली बात मैंने बोलती थी। लय प्रधान गायकी होने के कारण इसकी गायकी में अनेक प्रकार की ताने देखने को मिलती है, जैसे बराबरी की ताने, चौगुनी अटकिन लय की ताने विशेष रूप से गाई जाती है। ताने सरल होती है, खुली आवाज़ की होती है, दमदार होती है और गमक युक्त होती है। यानी अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, अभी एक इसमें क्वेश्चन आया था कि कर्ण का यूज़ नहीं होता इसमें, है ना, सपाट बोल मतलब खुले बोल यूज़ किए जाते हैं, तो कर्ण यूज़ ज़्यादा नहीं होता इस घराने में। ताने सरल होती हैं, खुली आवाज़ की होती है, दमदार होती है और गमक युक्त होती हैं। ठीक है, ताने सदा चीज़ की बंदिश व राग स्वरूप के अनुसार बनती है, इसलिए राग खंडन होने की संभावना कम हो जाती है। अब उस्ताद विलायत हुसैन खां का कहना था कि उस्ताद नत्थन खां ने एक निराला ढंग अपनाया था। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि अति विलंबित लय रखकर उसमें चौगुन अटगुन और आड़ी लय में फिरत करके बंधी हुई तानों व बोल तानों को लेना किसने आरंभ किया था, तो ये उस्ताद नत्थन खान ने आरंभ किया था। विलंबित लय रखकर उसमें चौगुन अटगुन आड़ी लय करना, ये उन्होंने। उस्ताद फयाज खां की गायकी की गंभीरता अदायका का निजी ढंग आज आगरा घराने की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, देखो उस्ताद फयाज खां की गायकी की गंभीरता अदायगी का निजी ढंग आज आगरा घराने का पर्याय बन चुका है। ठीक है, उस्ताद नत्थन खान ने एक निराला ढंग अपनाया था, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने अति विलंबित लय रखकर उसमें चौगुन अटगुन और आड़ी लय में फिरत करके बंदी हुई तानों व बोल तानों को लेना प्रारंभ किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें आगरा घराने की जो भी बातें इंपॉर्टेंट है वो सारी डिस्कस करने की है कोशिश, तो आप इससे याद रखिएगा। ठीक है, ताल और लय के अनुसार फिरत करने में निपुण थे। कौन थे ये, उस्ताद फयाज खां साहब के लिए कहा जाता है। ठीक है, वे ताल के बादशाह थे और लय उनकी गुलाम थी। अब ये क्वेश्चन बनता है ना कि ये कथन किसके लिए कहा गया है कि वे ताल के बादशाह थे और लय जो थी वो उनकी गुलाम थी, तो ये उस्ताद फयाज खां साहब के लिए कहा गया। ठीक है, तानों का उनका सिलसिला शुरू होते ऐसा लगता था जैसे सेना की टुकड़ियों ने चारों ओर धावा बोलकर घमासान मचा दिया हो, इस तरीके से उनके बारे में ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, तानों का उनका सिलसिला शुरू होते ही ऐसा लगता है जैसे सेना की टुकड़ियों ने चारों ओर धावा बोलकर घमासान मचा दिया। गाइस ये मैंने गूगल से भी लिया है। ठीक है, गूगल में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा दिया हुआ था, तो मुझे लगा, मैंने सोचा मुझे वीडियो इससे बनानी चाहिए। और बाकी मैंने बुक से भी इसमें लिए हैं क्वेश्चंस, बुक से रिलेटेड भी बातें मैंने डिस्कस करी है आपसे इसमें। आगरा घराने के ख्याल में कि भव्यता और भारीपन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता रहा है। ठीक है, यह भारीपन दो आधारों पर सिद्ध होता था, आवाज़ की गरिमा और प्रस्तुति का ढंग अथवा विन्यास की गरिमा। इस तरीके से है, आवाज़ की गरिमा,
प्रस्तुति का ढंग और विन्यास की गरिमा। इस तरीके से आगरा घराने के बारे में आता है। इसमें क्या होता है, आवाज़ अथवा स्वर गायन के प्रस्तुतिकरण का प्रभावशाली साधन है। किसी विद्वान गायक की प्रस्तुति में विद्वत्ता के विपुल दर्शन होने पर भी जब तक प्रभावपूर्ण आवाज़ का साथ उसे नहीं मिलता तब तक उसका उपेक्षानुकूल प्रभाव पैदा नहीं होता। आगरा घराने में आवाज़ में भारीपन और गरिमा लेने पर बहुत बल दिया जाता है। गायन की दृष्टि से आवाज़ या स्वर में वनज, ज्वारी, गुंजन, गोलाई, पैनापन इत्यादि सभी पहलुओं का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये आ गया ना क्वेश्चन। देखो यहाँ से बनेंगे तानों के प्रकार से कि गोलाई पैनापन किस घराने की गायकी की विशेषता है, तो ये आगरा घराने की विशेषता है। आगरा घराने में क्या होता है, आवाज़ में भारीपन होता है, कर्ण यूज़ नहीं होते ज़्यादा इसमें, गरिमा लेने पर बहुत बल दिया जाता है। गायन की दृष्टि से आवाज़ में वजन होता है, जवारी होता है, गुंजन होता है, गोलाई पैनापन आदि इसकी विशेषताएँ हैं। ठीक है, आगरा घराने की कुछ खास विशेषताएं, जैसे उसकी बदौलत इस घराने को तुरंत पहचान लिया जाता है। मतलब 4 बानियों में आगरा घराने की बानी गौहर नाम से पहचानी जाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया कि आगरा घराने की बानियों में से कौन से किससे विशेषता पहचानी जाती है, तो ये नौहार बानी से पहचानी जाती है। ठीक है, बानी से पहचानी जाती है इसकी विशेषता, ये याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से पहला बनता है। इसमें क्या, सौंदर्य से सजे हुए बोलों को अनेक प्रकार से सजाया जाता है। इसके अंतर्गत बोल आलाप, ये बार बार बातें आ रही हैं इसके अंदर, ताकि इससे आपको और अच्छे से याद हो जाए, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। कौशलपूर्ण प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्त बोल प्रकारों को एक समान वैशिष्ट्य है। बोलों का निकायत नजाकत से उच्चारण करना इस घराने की विशेषता है। खींचतान न करने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें ज़्यादा खींचतान नहीं होती है। अच्छा, सरल तरीके से ही गाई जाती है। इजी तानें होती हैं लेकिन उसको तरीके से गाया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये याद रखना, कौन सी बानी में गाया जाता है। ठीक है, 4 बानियों में से आगरा घराने की बानी कौन सी मानी जाती है, तो गौहर बानी मानी जाती है, और जो इसको खास बनाती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी मैंने बातें आगरा घराने से रिलेटेड इसमें डिस्कस करी आपसे। ठीक है, तो आगरा घराने से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताई, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए मेरा, उसमें आपको बहुत अच्छी क्विजेस कराई जाएंगी, जिससे आपको खुद को पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी है। और इस बार टारगेट हमारा यूजीसी नेट का ही है। इसमें आप यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको। ठीक है, आगरा घराना इसमें मैंने शायद पूरा डिस्कस करा आपसे कि कौन सी लयकारी गाई जाती है, कैसी तानें ली जाती है। अभी थोड़ा सा और रह गया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो इसमें क्या है कि लयकारी के क्षणों में गाते समय गायक को इस व्यवस्था तक पहुंचने की हर वक्त जरूरत नहीं होती। लयकारी का मूल उद्देश्य ताल की लय के साथ साथ नाता जोड़कर बोलों के शान के साथ प्रस्तुति करना है। ठीक है, लयकारी को निभाने के सिलसिले में आगरा में 2 सावधानियां बरती जाती है। उस बात का सौंदर्य के साथ सीधा संबंध है। पहली बात है कि बोलों की उपज जिस वनज में की जाती है उसे बंदिश का मुखड़ा पकड़ने तक की जाती है। बोलों की उपज जिस वनज में की जाती है उसे बंदिश का मुखड़ा पकड़ने तक की जाती है। ठीक है, लयकारी को दिखाने के सिलसिले में आगरा घराने में 2 सावधानियां बरती जाती है। कौन कौन सी है? पहली तो यह है कि बोलों की उपज जिस वनज में की जाती है। ठीक है, बोलों की उपज जिस वनज में की जाती है उसे बंदिश का मुखड़ा पकड़ने तक की जाती है। मुखड़ा पकड़ने तक की जाती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और दूसरी बात जो आती है हमारे सामने कि लयकारी को निभाने के सिलसिले में आगरा घराने में 2 सावधानी बरती जाती हैं कि सौंदर्य तक के साथ सीधा संबंध है। पहली बात तो है कि बोलों की उपज जिस वनज में की जाती है उसे बंदिश का मुखड़ा पकड़ने तक साबित रखा जाता है। और यदि वजन को बदला जाए तो अनजाने में वैसा होता है, किंतु लगे हाथ आने वाले वजन को शुरू के वनज से मिलाकर रखा जाता है। प्रगत अवस्था में जिस वनज में बोल समाप्त किए जाते हैं उसी वनज में बंदिश का मुखड़ा पकड़कर सम को साध लिया जाता है। इसके फलस्वरूप लयकारी का वनज और मुखड़े का वनज दोनों आपस में विलीन हो जाते हैं। इस ताते से साम्बत्य समझ रचना का निर्माण होता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आगरा घराने से रिलेटेड मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं कि किसके स्टूडेंट्स कौन थे, कौन किसने कहाँ से ली, इसका आरंभ कौन से घराने से माना जाता है, इसमें कौन सी गायकी हमें देखने को मिलती है। अगर और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन वहाँ पर शुरू हो गई है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।